इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा। हम पहले से इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और वहाँ से HC से डिवाइड करने के बाद वेव नंबर का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। उसके बाद हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और ट्रांजिशन देखेंगे कि क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है सिलेक्शन रूल लगाने के बाद। सिलेक्शन रूल लगाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास दो सीरीज मिलेंगी, एक को हम कहेंगे P ब्रांच और दूसरे को कहेंगे R ब्रांच। तो हमें दो ग्रुप मिलेंगे, P ब्रांच और R ब्रांच। इन दोनों ब्रांच को हम इन दोनों ब्रांच की स्पेक्ट्रल लाइन को हम डायग्राम में शो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो हमने प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रा स्टडी किया है। उसके बाद हमने प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा किया है। प्योर रोटेशन में हमने इसको एक रिजिड रोटेटर माना था, डायटोमिक मॉलिक्यूल को, और यहाँ हमने सिर्फ एक वाइब्रेटर माना था। लेकिन ये वाइब्रेशन और रोटेशन की मोशन इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये एक साथ होंगी। तो यहाँ हमें जो मॉलिक्यूल है उसे मानना होगा वाइब्रेटिंग रोटेटर। तो वाइब्रेटिंग रोटेटर जब हम मानेंगे तो एनर्जी भी आपकी वाइब्रेशन की एनर्जी होगी, रोटेशन की एनर्जी होगी, इन्हें ऐड करेंगे। और इसका मतलब हम जब ट्रांजिशन करेंगे तो जो वाइब्रेशन का ट्रांजिशन होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, या कह सकते हैं प्योर वाइब्रेशन का ट्रांजिशन यहाँ नहीं होगा। उसके साथ साथ रोटेशन के एनर्जी लेवल्स भी चेंज होंगे। तो हमारे पास चूँकि रोटेशन की एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी कम होता है और वाइब्रेशन का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो एक वाइब्रेशन के लेवल को चेंज करने पर रोटेशन के बहुत सारे लेवल्स चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक वाइब्रेशन के ट्रांजिशन में रोटेशन के बहुत सारे ट्रांजिशंस मिलेंगे या बहुत सारी क्लोजली स्पेस फ्रीक्वेंसी मिलेंगी। तो ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेंगी जिनका नाम यहाँ हम कह सकते हैं बैंड होगा। तो हमारे पास यहाँ लाइन स्पेक्ट्रा ना मिलके क्या मिलेगा, बैंड स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो इस बैंड स्पेक्ट्रा की हमें यहाँ स्टडी करनी है। तो हमें एक्चुअली क्या मिलेगा, वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो यहाँ वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा के लिए हमें पहले क्या करना होगा, एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो जो एनर्जी है वो हो जाएगी, ये पहले हमने फाइंड की हुई है, वाइब्रेशन की फाइंड की हुई है, रोटेशन की फाइंड की हुई है। तो वाइब्रेशन की एनर्जी थी h न्यू ऑक्सीलेशन v प्लस हाफ, और प्लस रोटेशन की एनर्जी कितनी थी, ये थी h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर i j प्लस 1। ये वाइब्रेशन का क्वांटम नंबर था, ये रोटेशन का क्वांटम नंबर था। ये v इक्वल टू 0.123 था और j इक्वल टू 0.123 था। यहाँ इससे हम कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते थे, h c ओमेगा v प्लस हाफ प्लस एच सी बी रोटेशनल कांस्टेंट जे प्लस 1। अगर हम इससे एच सी से डिवाइड करते तो हमारे पास आ जाता था वेव नंबर। तो वेव नंबर जो न्यू बार था तो ये हमारे पास था ओमेगा वी प्लस हाफ प्लस बी जे प्लस 1। यहाँ v कितना था, 0 1 2 3 इस तरीके से थे क्वांटम नंबर थे, और j भी ये डिस्क्रीट नंबर थे, 0 1 2 3 इस तरीके से था। तो यहाँ ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है या जो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है, इसके मुकाबले में इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती थी, या कह सकते हैं एक वाइब्रेशन लेवल में बहुत सारे रोटेशन लेवल बन सकते थे। तो यहाँ वही करेंगे हम कि हम देखिए दो वाइब्रेशन लेवल के अंदर रोटेशन लेवल बनाते हैं, तो इनका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास एक वाइब्रेशन का लेवल ये होगा और दूसरा वाइब्रेशन का लेवल हम यहाँ बनाएंगे। तो हम इस लेवल को कह रहे हैं कि ये v इक्वल टू 0 है और ये क्या है, ये v इक्वल टू 1 है। इस वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग सबसे लोएस्ट जो रोटेशन लेवल है वो ये है, और इस वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो सबसे लोएस्ट रोटेशन लेवल है वो ये है। तो ये j इक्वल टू कितना है, 0 है, और ये भी j इक्वल टू 0 है। अब इसमें बहुत सारे रोटेशन लेवल बनाते हैं। ये j इक्वल टू 1 बना दिया हमने, ये j इक्वल टू 2 बना दिया है, ये j इक्वल टू 3 बना दिया है, और ये j इक्वल टू 4 बना दिया है। इसे लिख देते हैं, ये j इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ऐसे यहाँ बना देते हैं, ये j इक्वल टू 1 बना देते हैं,
ये j इक्वल टू 2 है, ये j इक्वल टू 3 है, और ये j इक्वल टू 4 बना देते हैं। 2 3 4। अब देखिए ट्रांजिशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल इसमें है डेल्टा v इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अगर एब्जॉर्प्शन लेंगे तो v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 में आपने दिखा रखा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ इस ग्रुप से इस ग्रुप में ट्रांजिशन होगा तो ये डेल्टा v यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगा। डेल्टा j भी आपका प्लस माइनस 1 होगा, यानी कि इसके साथ साथ रोटेशन का लेवल भी चेंज होगा। अब इसमें दो अलग अलग केसेज हैं। अगर डेल्टा j इक्वल टू -1 है तो अलग केस, और डेल्टा j इक्वल टू +1 है तो अलग ग्रुप बनेगा। तो ये जो ग्रुप बनेगा या ये जो बैंड बनेगा उसे हम कहेंगे P ब्रांच, और डेल्टा j इक्वल टू +1 वाला जो होगा उसे हम कहेंगे R ब्रांच। अब देखिए यहाँ देखिए ये है 4 से अगर हम 3 में जाएंगे तो डेल्टा j कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, डेल्टा j डिक्रीज हो जाएगा। तो एक लाइन बनी हमारी 4 से 3 में, एक लाइन बनी हमारी कहाँ से कहाँ तक, 3 से 2 में, एक लाइन बनी कहाँ से कहाँ तक, 2 से 1 में, और एक लाइन कहाँ से कहाँ तक बनी, ये बनी 1 से 0 में। तो एक ये पूरे का पूरा ग्रुप हुआ जहाँ पर j की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या इस पूरे ग्रुप में हम कह सकते हैं कि डेल्टा j इक्वल टू -1 है। तो ये कह सकते हैं हम, ये कैसी ब्रांच है, ये आपकी P ब्रांच है। दूसरे ग्रुप बनाते हैं। दूसरा ग्रुप में देखिए 0 से 1 में, या 1 से 2 में, या 2 से 3 में, या 3 से 4 में। तो आपके पास जहाँ भी j से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ j को +1 कर रहे हैं या j के नेक्स्ट वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं डेल्टा j इक्वल टू इस ग्रुप में कितना है, +1 है। तो ये कैसी ब्रांच हुई, ये हुई R ब्रांच हुई। तो हमने ट्रांजिशन दिखाया कि ये ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी एक जो डेल्टा j -1 है जिसे हम P ब्रांच कह रहे हैं, और ये ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी है डेल्टा j इक्वल टू +1 है, R ब्रांच है। दोनों केसेज में डेल्टा v कितना है, इन दोनों केसेज में डेल्टा v कितना है, +1 है। तो डेल्टा v तो +1 है, और डेल्टा v यहाँ भी कहता है ये +1 है। अब इसी चीज़ को हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जो अभी हमने ऊपर एनर्जी का या वेव नंबर का एक्सप्रेशन था वहाँ से देखेंगे कि इनके वेव नंबर कितने कितने होंगे, तब उन्हें एक स्पेक्ट्रम बनाएंगे, उसका देखेंगे कितना स्पेक्ट्रम होता है। तो देखिए हमारे पास दो ब्रांच हुई, एक हमने कहा क्या, हमने कहा एक P ब्रांच है और दूसरी है R ब्रांच है। P ब्रांच का मतलब है डेल्टा v इक्वल टू +1 और डेल्टा j इक्वल टू -1, या कह सकते हैं ये क्या क्या है, इसका मतलब हुआ कि ये v से v+1 में जा रहा है और j से j-1 में जा रहा है। ऐसे ही R ब्रांच का मतलब क्या है, डेल्टा v इक्वल टू +1 है और डेल्टा j इक्वल टू v+1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये v से कहाँ जा रहा है, v+1 में जा रहा है, और j से कहाँ जा रहा है, j से जा रहा है j+1 में। अब जो हमारे पास वेव नंबर का एक्सप्रेशन था, वेव नंबर का एक्सप्रेशन ये था, न्यू बार इक्वल टू ओमेगा, ये था आपका v+12 प्लस bj+1। अब देखिए जहाँ जा पहुँच रहा है पहले वो रखेंगे और फिर जहाँ से जा रहा है वहाँ रखेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेव नंबर ऑफ द ट्रांजिशन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का वेव नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें v+1 रखेंगे और j-1 रखेंगे। तो v+1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा, ये v+1 रखा तो v+1 प्लस हाफ, j की जगह क्या रखेंगे, j-1, तो रखे जाएंगे b, ये हो जाएगा j-1 और ये हो जाएगा j-1 प्लस 1। अब माइनस करेंगे क्या, v और j रखने के बाद, तो v और j तो पहले से था ही है, तो यहाँ इसे ऐसे का ऐसा ही माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा ओमेगा v+12 माइनस b j j+1। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया,
तो यहाँ देखिए, यहाँ ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो बी जे यहाँ बचा है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, ये ओमेगा कॉमन लिया तो कितना हुआ, ये हुआ v + 1 + हाफ माइनस v माइनस हाफ, यहाँ से आ गया, ये पूरा अंदर ले लिया, प्लस बी कॉमन है, इसके अलावा जे भी कॉमन है, ये जे है और यहाँ जे है, तो बी जे कॉमन हुआ, क्या बचा पहले वाले में से, j - 1 बचा, और दूसरे वाले में से बचा -j - 1। यहाँ क्या क्या कैंसिल हुआ, ये हाफ कैंसिल हुआ, ये b कैंसिल हुआ तो 1 बचा, ये -1 - 1 2 हो जाएगा और j से j कट जाएगा, तो ये कितना बचा, ये बच जाता है ओमेगा 1 है यहाँ पर तो ओमेगा रह जाएगा, और ये bj और ये -2, इसका मतलब -2bj, ये हो जाएगा वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन, कौन सी ब्रांच के लिए, p ब्रांच के लिए। और ये j की वैल्यू जिसमें रख सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, तो j v तो चूँकि कैंसिल हो गया, तो j की वैल्यू रख के ये अलग अलग लाइन्स आएंगी पास पास, जिन्हें हम बैंड कहेंगे। तो j का फंक्शन हुआ, तो इसलिए यहाँ j का फंक्शन रख दिया ऐसे, तो ये p सीरीज के लिए स्पेक्ट्रम हुआ। अब j की वैल्यू है 0 1 2 3। अब देखिए, ये ट्रांजिशन है j से j - 1, अगर मैं j को यहाँ रख दूंगा 0 1 2 3, तो j - 1 हो जाएगा -1 0 1 2 3। अब -1 तो कोई लेवल होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 0 है ये यहाँ पॉसिबल नहीं होगा आपका, क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिशन दिखा रहा है कहाँ, -1 में, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो j की वैल्यू आएगी, ये आएगी 1 2 3 4 5, इस तरीके से वैल्यू जाएंगी। अब दूसरी ब्रांच लेते हैं, r ब्रांच की बात करते हैं। r ब्रांच में देखिए, r ब्रांच में है v से v+1, j से j+1, तो इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे फिर से, क्या फाइंड करने के लिए, वेव नंबर ऑफ ट्रांजिशन। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा v + 1 + हाफ प्लस b, अब लिखना है यहाँ पर, यहाँ रखना है j+1 रखना है, तो ये हो जाएगा j+1 + 1 माइनस ओमेगा v + हाफ माइनस bj+1। अब देखिए यहाँ पर ओमेगा कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा v + 1 + हाफ माइनस v माइनस हाफ प्लस bj+1 j+1 + 1 माइनस j, ये तो b कॉमन लिया, j+1 कॉमन लिया तो j+1 + 1, और b कॉमन लिया, j+1 कॉमन लिया तो j बचा, तो यहाँ ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हुआ, ये v और हाफ यहाँ कट गया, इसके अलावा j कट गया यहाँ पर, तो ये कितना बचा, यहाँ से सिर्फ बचा ओमेगा, और ये प्लस का निशान बचा, और ये 1 + 1 हुआ 2, ये हुआ 2bj+1। क्योंकि r ब्रांच है तो और j का फंक्शन है, तो rj इसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ j की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, अगर यहाँ वैल्यू है 0 1 2 3, तो यहाँ वैल्यू हो सकती है 2 3 4 5, तो इसका मतलब j की वैल्यू 0 से यहाँ पॉसिबल हो सकती है, तो ये लिख सकते हैं j = 0 1 2 3। अब जो आपके पास ये दो एक्सप्रेशन है, एक ये और एक ये, दोनों ब्रांच के एक्सप्रेशन को हम प्लॉट करेंगे कहाँ, एक स्पेक्ट्रल डायग्राम में, या कह सकते हैं स्पेक्ट्रा बनाते हैं। तो अब हम इन दोनों एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे कहाँ, ये स्पेक्ट्रल डायग्राम बनाएंगे, या कह सकते हैं जो लाइंस हैं उन्हें बनाएंगे। तो सारी जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा के इर्द गिर्द हैं। जब j की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये ओमेगा कभी नहीं आएगा, j की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ भी ओमेगा कहीं नहीं आएगा, इसका मतलब प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पॉसिबल नहीं होगा, या कह सकते हैं ओमेगा जो बनाना होगा हमें डॉट से बनाना होगा, सिर्फ रेफरेंस के लिए, वहाँ कोई लाइन नहीं होगी, तो इसे हम कह देंगे ओमेगा। पहली जो लाइन होगी, अगर इसमें देखिए, इसमें अगर हम 1 2 3 4 रखेंगे तो pj कितना हो जाएगा, pj की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब हम इसे 1 रखेंगे तो हो जाएगा ओमेगा -2b, फिर रखेंगे तो ओमेगा -4b, फिर रखेंगे ओमेगा -6b। ऐसे ही यहाँ j = 1 2 3 रखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा rj, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा प्लस कितना 0 रखा तो 2b, ये आ जाएगा ओमेगा +4b,
ये आ जाएगा ओमेगा प्लस 6b। इसका मतलब ओमेगा से प्लस 2b पर एक लाइन होगी यहाँ पर, तो एक लाइन खींच दी हमने यहाँ पर। एक हुई ओमेगा प्लस 4b, एक हुई ओमेगा प्लस 6b, एक हुई ओमेगा प्लस 8b, इस तरीके से। और ये इधर जो लाइन होगी ओमेगा माइनस 2b, ये हुई ओमेगा माइनस 4b, ये हुई ओमेगा माइनस 6b, ये हुई ओमेगा माइनस 8b। तो इसे मैं कहूँगा ओमेगा माइनस 2b, ये हुई ओमेगा माइनस 4b, ये हुई ओमेगा माइनस 6b, और ये हुई ओमेगा माइनस 8b। ऐसे यहाँ पर ओमेगा प्लस 2b, ये ओमेगा प्लस 4b, ये हुई ओमेगा प्लस 6b, ये हुई ओमेगा प्लस 8b। और इनका जो डिफरेंस है, यहाँ जो डिफरेंस है ये एक्चुअली देखिए 2b है, यहाँ जो डिफरेंस है ये भी डिफरेंस 2b है, और जो ओमेगा ये लाइन है ये लाइन एब्सेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो ब्रांच मिल रही हैं। इस ब्रांच का नाम जो ओमेगा माइनस 2b माइनस 4b है, इस ब्रांच का नाम हमने कहा क्या कहा था, ये है आपके पास p ब्रांच, और ये जो ब्रांच है इसका नाम है r ब्रांच। तो ये क्लोजली स्पेस्ड लाइन आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ओमेगा की जो लाइन है वो लाइन एब्सेंट होगी। इस लाइन के एब्सेंट होने का मतलब है कि प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा। इन दोनों में जो दो ब्रांच मिली उनके नाम हुए p ब्रांच और r ब्रांच। तो हमने देखा कि जो वाइब्रेटिंग रोटेटर है उसके लिए प्योर वाइब्रेशन की लाइन नहीं मिलेगी, दो ब्रांच मिलेगी, p ब्रांच और r ब्रांच। थैंक यू।